आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड आफ्टरनून ही हुई अभी तो। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। वो कैब प्रो एकदम मस्त बुक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। वो कैब प्रो में ना यार मैंने ऐसे नहीं लिख रखा है कि ये वर्ड है इसके ये 4 एंट्री में, ये वर्ड है इसके 4 सिनोनिम में, वैसे नहीं पढ़ा रखा भाई, क्योंकि मुझे ना वैसे पढ़ना पसंद था ना वैसे पढ़ाना पसंद है, तो उसमें वैसे नहीं पढ़ा रखा यार। क्योंकि आप लोगों को पता ही है ये 11 से 17 तारीख तक ही अनअकैडमी का आस्क डाउट चैलेंज चल रहा है भाई। इसमें जो मैक्सिमम डाउट्स पूछेगा उसको स्कॉलरशिप है, ये गिफ्ट वाउचर मिलेगा, तो इसमें अटेम्प्ट करिएगा। आज इसका लास्ट डे है, ठीक है। आज का डाउट है, ये आपको पता ही है कि अब इसके अंदर इंग्लिश के डाउट भी ऐड हो गए है ना। पहले सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के थे, अब इसके अंदर इंग्लिश के डाउट भी ऐड हो गए। पढ़ रहे थे जी अपन वॉइस, कल मैंने सारा आपको फर्स्ट क्लास वाला भी रिवाइज करा दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आज कोई नए बच्चे नहीं होंगे, और अगर कोई नया बच्चा है तो पिछली 2 क्लास आपको लगानी पड़ेगी, वरना देखो कोई मतलब नहीं है इन क्लासेस का ना। अगर आप पिछली क्लास अगर आप नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कल अपन ने असर्टिव सेंटेंसेस सारे कर लिए थे, कल हमने असर्टिव सेंटेंसेस कंप्लीट किए थे। आज अपने को इंटरोगेटिव शुरू करने, यहां से, ठीक है। कल ये अपना लास्ट सेंटेंस था, अगर आपको याद हो तो। राजेश टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके 2 पैसे बने थे क्योंकि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी, याद आ रहा ना। चलो आज अपन शुरू करते हैं इंटरोगेटिव को। इंटरोगेटिव के अंदर एक बात तो देखो आपको पता होगी कि जनरली आमतौर से स्ट्रक्चर क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का स्ट्रक्चर बनता है। हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट? क्या आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है? मैं 1 सेकंड के लिए ना यार लैग आएगा, 1 सेकंड के लिए नेटवर्क जाएगा। मैं ना वाईफाई दूसरा चेंज कर रहा हूँ, मतलब फोन के वाईफाई से चल रहा था, अभी दूसरा वाईफाई ऑन करवाया, इन्वर्टर का कनेक्शन अभी हुआ ही है जस्ट। कल दिक्कत आ रही थी ना अपने को, तो अभी जस्ट वो चेंज कर रहा हूँ। 1 सेकंड का लैग आएगा, वापस नए पे कनेक्ट हो जाएगा। चलो जी, आ जाओ। अब आपको पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब। इस बात को जरूर ध्यान रखना। एक छोटी सी लाइन है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, एक छोटी सी लाइन है जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो ये है, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ध्यान रखिए, अगर एक्टिव इंटरोगेटिव थी तो पैसिव भी इंटरोगेटिव ही होगी। अगर एक्टिव इंटरोगेटिव थी तो पैसिव भी, इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव ही होगी। कहानी आ रही है समझ में? चलो एक बार इसको तुम अपने आप से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। एक बार तुम इसको अपने आप से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। एक ट्रायल तुम दो कि इसका क्या बनना चाहिए।
बस आज वो यू हैज़ वाला कांड नहीं हो जाए वापस। कल मैंने घर पे बताया ऐसे ऐसे, आज मैंने यू के साथ हैज़ लिख दिया, तब से मजाक उड़ रहा मेरा। बार बार कभी घरवाली कह रही है यू हैज़ गॉन, यू हैज़ कम, यू हैज़ स्विच ऑन द टीवी। चलो आ जाओ। अब अगर इस सेंटेंस को मैं तोड़ूं, ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। कंप्लीटेड क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। असाइनमेंट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर है। हाँ क्या? अब पहली बात तो ये जो पहले ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बनेगा, पहले जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है, अब इसका जब बच्चे पैसिव करते हैं ना तो क्या पैसिव बना देंगे? योर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू, ऐसे बना देते हैं। लेकिन वो गलत, क्यों गलत है? वो क्योंकि वो इंटरोगेटिव नहीं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या? हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। तुमने लिख दिया योर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, योर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, तो वो तो इंटरोगेटिव बना ही नहीं। अरे यार ये बात समझ में? तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। अब पहले तो सब्जेक्ट यू था, इसके साथ तो हैव आती है, प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन असाइनमेंट तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आएगा हैज योर असाइनमेंट, हैज योर असाइनमेंट। लास्ट में क्या आएगा? बाय यू। और वर्ब कौन से टेंस में? वर्ब कौन से टेंस में बताना? वर्ब कौन से टेंस में बताना? ये वर्ब का कौन सा टेंस है बताओ? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट टेंस है। कौन सा परफेक्ट है? कौन सा परफेक्ट है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका मतलब टेंस चार्ट भूल गए? कई पास्ट इंडेफिनिट लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। बच्चे पिछली क्लास रिवाइज कर लो, देखो अगर टेंस ही नहीं आता तो फिर वॉइस नरेशन कैसे आएगा? ये बेसिक सा चार्ट है, इसको तो कम से कम आना चाहिए ना। अगर देखो टेंस ही नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है फिर ये सब करने का। अरे बात समझ में? टेंस का चार्ट तो क्लियर हो, कम से कम अपने को अच्छे से याद हो। तो ये V3 देखते ही पता चल गया परफेक्ट है। हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, विल हैव शैल हैव आता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बाद में भी कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट ही बनना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट बनने के लिए क्या है? हैज हैव के बाद V3 आना चाहिए। अब हमें पता है कि पैसिव के अंदर V3 तो यहाँ पे लिख के हम भूल जाएंगे। कंप्लीटेड मैंने लिख दिया और मैं इसको भूल गया। अब बाकी मुझे स्ट्रक्चर बनाना है बी की फॉर्म की मदद से। हैज है प्लस V3 का, हैज आ चुका है, V3 लिखना है, लो जी बीन लिख दिया और अपना पैसिव तैयार। हैज योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू। कहानी आ रही है समझ में? अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, मैंने कहा था ना ये बीन और बीइंग मेन वर्ब का पार्ट माने जाते हैं, तो इसको इस तरफ लिखना, ऐसे मत कर देना हैज बीन योर असाइनमेंट। अगर एक से ज्यादा आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब मान लो, चलो यहाँ तो बीन है, कोई और भी हेल्पिंग वर्ब हो तो पहली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी, बस सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से पहले दो दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट से पहले एक ही आएगी। सर क्या हम इसको असर्टिव बना के पैसिव करेंगे और उसके बाद इंटरोगेटिव बनाया होगा या नहीं? बच्चे इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आपको अगर वैसे इजी लगता तो ऐसे कर लो, पहले आप इसका असर्टिव का लिख लिया करो, फिर बाद में हैज आगे उठा के ले जाओ, आगे आपकी मर्जी है वो। पहले ऐसे लिख लो योर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू, उसके बाद हैज उठा के आगे ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। सीधा ऐसे कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो फिर अपना उठा के कर लेना। चलो इसको ट्राई करो एक बार। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये टेंस कौन सा है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये टेंस कौन सा है? डू डज के साथ अगर वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो प्रेजेंट डेफिनेट हो जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो भैया इसका पैसिव कैसे बनेगा? इज एम आर प्लस V3 से बनेगा, क्योंकि ये डू डज तो अपन लिखते नहीं है उसके अंदर, है ना? ये डू डज तो उसके अंदर लिख नहीं पाएंगे क्योंकि डू डज के साथ तो बी की फॉर्म आ नहीं पाएगी। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे इज एम आर प्लस V3 से इसका पैसिव अपने को बनाना है। लेकिन ध्यान रखेंगे अपने को इंटरोगेटिव लिखना, ऐसे मत लिख देना, ऐसा मत लिख देना, ऐसा मत लिख देना। अभी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा मत कर देना यू आर पनिश्ड बाय हिम, यू आर पनिश्ड बाय हिम मत कर देना। क्यों? क्योंकि वो इंटरोगेटिव नहीं है, वो गलत हो जाएगा।
तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए आर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखिए यू, और फिर पनिश्ड लिखिए, आर यू पनिश्ड बाय हिम। हाँ जी, क्लियर हो गया। एक छोटा सा पॉइंट मैं शायद यहां पे बोलना भूल गया था, याद है वो अरेस्टेड वाला एक सेंटेंस था अपना, पीछे कल की क्लास में ना शायद एक अरेस्टेड वाला सेंटेंस था, वहां पे बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं एक सेंटेंस था ना अरेस्टेड वाला, उसमें साइड पे लिख लीजिएगा, क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है, तो वहां पे अरेस्ट के साथ बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। जब डूअर ऑब्वियस होता तो उसको मेंशन नहीं करते अपन, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। इसको देखिए जरा, इसको देखिए, वैसे तो बेसिक में ही बता दी थी मैंने आपको बात कि बाय पुलिस, बाय ऑल ऑल द पीपल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर डूअर ऑब्वियस होता है, बेसिक में बताई थी ना, वही चीज है। अब ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे स्टार मार्क करके क्या बात नोट करनी है कि जब हु या वट, जब हु या फिर वट सब्जेक्ट का काम करते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। जब हु या वट सब्जेक्ट का काम करते हैं तो भले ही सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होगा, लेकिन आपको फिर वो स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वाला। हु या वट जब सब्जेक्ट की तरह से काम करेंगे तब वो स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पे अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो अब ये क्या बन रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये वर्ब बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और दीज आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन रहा है, यही है। हाँ जी, यही है। अच्छा, अब जब तुम लिखोगे तो दीज लेटर्स तो सब्जेक्ट बनेगा, दीज लेटर्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, सेंट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाद में भी पास्ट रखोगे, वॉज वर से बनाओगे, वॉज वर प्लस में V3 वर सेंट से आएगा। और ये जो हु है इसको बाय हुम के अंदर अपने को चेंज करना है। इतनी बात आती है समझ में? अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना कि पहले तो चलो हु था सब्जेक्ट, तब अपन ने वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वाला फंडा फॉलो नहीं किया, लेकिन अब तो लेटर्स बन गया ना सब्जेक्ट, तो अब तो हेल्पिंग वर्ब वाला फंडा आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको लिख के बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे कि बाय हुम दीज लेटर्स वर सेंट, अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे तो ये गलत स्ट्रक्चर माना जाएगा। जैसे मुस्कान जी ने लिखा बाय हुम दीज लेटर्स वर सेंट, ये गलत स्ट्रक्चर माना जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव नहीं है। जब हु हुम सब्जेक्ट, हु या वट सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं तभी वो वाला स्ट्रक्चर अलाउड है, बिना हेल्पिंग वर्ब आगे किए काम कर देना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये लेटर्स बनेगा सब्जेक्ट, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लानी पड़ेगी। तो यहां पे आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो बनाओगे बाय हुम वर दीज लेटर्स सेंट, वर दीज लेटर्स सेंट, ये ऐसे बनेगा, और लास्ट में ये इंटरोगेटिव सिंबल भी आएगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, इतनी बात आई समझ में? अब यहां पे एक छोटा सा क्रूशियल पॉइंट और है, छोटा सा पॉइंट एक और है, उसको और समझिए। आजकल क्या 2-3 साल से पेपर्स में वो बड़ा घूम रहा है, और वो ये है कि इसी सेंटेंस को लिखने के ना आपके पास दो तरीके हैं, इसी सेंटेंस को लिखने के आपके पास दो तरीके हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख दे सकते हो, जैसे आपने लिखा बाय हुम वर दीज लेटर्स सेंट, बाय हुम वर दीज लेटर्स सेंट। अब ये स्ट्रक्चर तो समझ में आया था ना, पहले क्या हो गया था, ये पहले हु जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लो जी मैंने बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। अच्छा, और फिर मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, आगे मेन वर्ब लिख दिया, बी की फॉर्म प्लस V3 बना दिया पैसिव करने के लिए। अब काफी बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि सर एक बार बताओ, जैसे आपने यहाँ पे बाय हिम बाद में लिखा, जैसे आपने यहाँ पे बाय यू बाद में लिखा, तो इसके अंदर आखिर हम इसको पहले क्यों लिख रहे हैं, है ना। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वर दीज लेटर्स सेंट बाय हुम, वर दीज लेटर्स सेंट बाय हुम, ये कितने बच्चों का डाउट आया? होंगे काफी बच्चे। एक्चुअली होता क्या है, अपने को ना मीनिंग सेम रखना है, एक्चुअली है क्या, अपने को मीनिंग सेम कर रखना है। अब सोचो तुम इतना सेंटेंस पढ़ के देखो, वर दीज लेटर्स सेंट, क्या ये लेटर भेजे गए थे, क्या ये लेटर भेजे गए थे, वर दीज लेटर सेंट, क्या ये लेटर भेजे गए थे, बाय हुम किसके द्वारा, मीनिंग ही खत्म कर दिया। पहले मीनिंग क्या था, किसने भेजे लेटर, और हमने क्या कर दिया, क्या ये लेटर भेजे गए थे किसके द्वारा, वर दीज लेटर्स सेंट बाय हुम, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा बच्चे। एक्टिव टू पैसिव जाओ, चाहे पैसिव टू एक्टिव जाओ ना, मीनिंग चेंज होना चाहिए ना टेंस चेंज होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो। तो इसलिए बाय हुम को लास्ट में नहीं रखते, पहला लॉजिक क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो आप, हु वर दीज
लेटर्स, लेटर था कि लेटर्स था क्वेश्चन में, लेटर्स था ना, लेटर्स सेंट बाय, ऐसा भी कर सकते हो आप कि इस बाय प्रीपोजिशन को आप लास्ट में लिख दो और यहां पे हु लिख दो। एक्चुअली ये है क्या ना, अचार खाने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसकी एकदम से ऐसे वो डकार टाइप की आ जाए ना, गला छिल जाता है एकदम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसका जो फंडा है उसको समझिए। मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हमने क्या पढ़ा होता है कि हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं ना अपन, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं ना अपन। मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में हु ही सब्जेक्टिव केस होता है और हु ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का काम ही हु करता है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस एक्चुअली मॉडर्न इंग्लिश का सेंटेंस है। आप जरा समझने की कोशिश करो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेटर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, दीज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये आपका सेंट मेन वर्ब हो गया, बाय प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चलो आपने मैं मानता हूं यहां रख लिया, तो हु कैसे लिख दिया, हुम होना चाहिए ना। अगर ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हुम होना चाहिए। लेकिन बच्चे ये जो सेंटेंस है ये मॉडर्न इंग्लिश का सेंटेंस है और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हु ही सब्जेक्टिव केस माना जाता है और हु ही ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, हुम का यूज करता ही नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में। आप बहुत बार देखोगे, कभी आप नॉवल पढ़ रहे हो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हु माना चाहिए, लेकिन लिखा हु ही मिलेगा आपको। आ रही है बात समझ में। हुम बड़ा ही फॉर्मल माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, स्पोकन में तो बहुत टाइम से चल रहा है, आजकल लिखने में भी, फॉर्मल राइटिंग में भी लोग हु को ऑब्जेक्टिव केस की बजाय हु को ऑब्जेक्टिव केस भी मानने लग गए। लेकिन अगर आपके पेपर में हु हुम का एरर आएगा तो आप हु हुम ही करके आना। पेपर में एरर में, अगर एरर में हु हुम वाली बात आए ना तो वही करके आना। अपन पुरानी ग्रामर ही प्रेफर करते हैं पेपर के अंदर, प्यूरिस्ट ग्रामर जिसको बोलते हैं। ये बात खाली आपको इसलिए बताइए कि ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, ये एक ही बात को लिखने के दो तरीके हैं। ये पुराना तरीका इस बात को लिखने का और ये मॉडर्न तरीका इस बात को लिखने का कि प्रीपोजिशन लास्ट में छोड़ के आप इसका ऑब्जेक्ट यहां भी लिख सकते हो। लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश का सेंटेंस और मॉडर्न इंग्लिश में हु ही सब्जेक्टिव होता है, हु ही ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे हु का यूज किया जाता है ना कि हुम का। ये सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, ये सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन टेंशन मत लो। देखो, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, यही सेम चीज मैं आपकी आंखों के आगे से 4 बार निकाल दूं, फिर आपको ये अजीब लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, 4 बार सेम चीज पढ़ेंगे अपन। तो एक काम करो, अब इस सेंटेंस को करके दिखाओ, एक बार इस सेंटेंस को करके दिखाओ। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट। बना लिया। ये हु हो गया आपका सब्जेक्ट, किल्ड हो गई आपकी वर्ब और किंग हो गया जी ऑब्जेक्ट। हु किल्ड द किंग, किसने मारा राजा को। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं। जब हु या वर्ड सब्जेक्ट होते हैं तब वो हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता। लेकिन जब आप अब इसका पैसिव लिखोगे तब तो किंग बनेगा ना सब्जेक्ट, तब हु तो सब्जेक्ट रहेगा नहीं, तब आपको वो करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका पैसिव ये बना दोगे, अगर आप इसका पैसिव ये बना दोगे, बाय हुम वॉज द किंग किल्ड, बाय हुम द किंग वॉज किल्ड, अगर आप इसका पैसिव ये बना दोगे द बाय हुम द किंग वॉज किल्ड, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटारोगेटिव नहीं है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। अक्सर ये गलती देखी गई है इंटारोगेटिव में कि बच्चे उसका जब पैसिव करते हैं तो उसको इंटारोगेटिव स्ट्रक्चर में डालना भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसका पैसिव अब दो तरीके से बना सकते हो, या तो ऐसा लिख लो, बाय होम वॉज द किंग किल्ड, बाय होम वॉज द किंग किल्ड। ठीक है, दूसरा आप कर सकते हो, हु वॉज
द किंग किल्ड बाय। ये सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा। पेपर में दोनों कभी इकट्ठे नहीं आएंगे, पेपर में दोनों कभी इकट्ठे नहीं आएंगे कि ये भी ऑप्शन में दे दे, ये भी ऑप्शन में दे दे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अक्सर अब पता क्या करता है, ये वाला ऑप्शन में देता नहीं है, बाय होम वाला। बच्चे ने मैक्सिमम नहीं ये पढ़ा होता है, बच्चों को मैक्सिमम को ये अच्छा लगता है, ये ऑप्शन में देगा नहीं, कुछ ऊट पटांग ऑप्शन दे देगा और साथ में ये चिपका देगा। अब ये बच्चों को पढ़ने सुनने में इतना अजीब लगेगा, बच्चा इस पे टिक करेगा नहीं, कुछ ना कुछ और ही गलत करके आ जाएगा। समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ जी। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा कि पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पेपर में इनमें से एक ही आएगा। ठीक, अक्सर क्या किया जाता है, ये वाला लिखता नहीं है, ये वाला लिख देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गलत कर देता है। चलो इसकी करो जरा ट्राई। अभी बताया घनश्याम, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, जैसे अभी पीछे भी तो बताया मैंने कि बच्चे पूछते हैं सर जनरली तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं ना, इसमें शुरू में क्यों लिख रहे हो? तो इसको ऐसा लिख दें, वॉज द किंग किल्ड बाय हुम। तो इसका बच्चे मीनिंग गलत हो जाता है। वॉज द किंग किल्ड, क्या किंग को मारा गया था? बाय हुम, किसके द्वारा? क्या किंग को मारा गया था, किसके द्वारा? ये तो मीनिंग ही खत्म हो गया बिल्कुल। पहले क्या कहना था, किसने मारा किंग को, और कुछ का कुछ हो गया। तो मीनिंग सही रखने के लिए इसको आपको शुरुआत में ही रखना पड़ता है। क्लियर हो गया? इस पे आइए, टेंशन मत लो, मैंने एम्पल एग्जाम्पल ले रखे हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। पहले में थोड़ा कम समझ आया होगा, अब और आ गया होगा, इसके अंदर सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। फिर भी एक और अपन ने एक्स्ट्रा भी ले रखा है, थोड़ा भरोसा रखो। मैंने आपको एक चीज बोली है, आप पूरी क्लास देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो, जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उतनी प्रैक्टिस कर लेना। मेंस के अंदर आपका 45-47 नंबर का टॉपिक आता है, एक भी सिंगल एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बता देना, सिंगल एक भी क्वेश्चन। और बताओ, ऐसा आपने मेरे को कभी कभी ना तो वोकैब के बैच में बोलते हुए सुना होगा, ना कभी ग्रामर के बैच में बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि उनमें क्या है, सिलेबस अनलिमिटेड है। ग्रामर का तो फिर भी चलो लिमिटेड है, वोकैब का अनलिमिटेड है, लेकिन वॉइस नरेशन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरे मुंह से मैं जनरली ऐसी लाइनें बोलता नहीं हूं कि इसको पढ़ने के बाद आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, ये करा देंगे वो करा देंगे, मैं बोलता नहीं हूं कभी। लेकिन इसके लिए बोल सकता हूं, वॉइस नरेशन के लिए, क्योंकि इसका इतना सा सिलेबस है, 10-15 दिन इसको ढंग से, मतलब अगर खुद पढ़ना हो तो 3 ही दिन लगेंगे आपको। ये सारा कोर्स जब मैं करा दूंगा, जब आप रिवाइज करने बैठोगे, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा, और ये सीधे सीधे 45-47 नंबर देगा आपको। 30 सेकंड जब बनाइए एक बार अपने आप। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है एक्चुअली। ठीक है, अब जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अब अपना सब्जेक्ट तो बनेगा यू, और वट जो है वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा, यानी बाय वट में चेंज हो जाएगा। हु हुम, तो जैसे हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, वट का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम है, बस सीधा बाय वट लिखना आपने। तो अब फिर वही बात, अब बाय वट को लास्ट में नहीं भेज पाओगे, बाय वट को लास्ट में नहीं भेज पाओगे, इसको शुरुआत में रखना पड़ेगा मीनिंग ठीक रखने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, अगर आप इसका पैसे ये लिख दोगे, बाय वट यू आर बीइंग मेड नर्वस, यू आर बीइंग मेड नर्वस, अगर ये लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इंटारोगेटिव नहीं है ये यार। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आने वाला स्ट्रक्चर जब वट या हु सब्जेक्ट होता है तब फॉलो नहीं होता, लेकिन अब तो यू बन गया ना सब्जेक्ट, तो अब तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी ना आपको। तो ये पहले इंटारोगेटिव था, तो बाद में भी इंटारोगेटिव रहता है, एक्टिव इंटारोगेटिव है तो पैसे भी इंटारोगेटिव रहता है, गलत हो गया ये। इतनी बात आई समझ में? अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। अब गलतियां देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कोई यू के साथ इज लगा रहा है, जैसे कल मैंने यू के साथ हैज लिख दिया था, तुम भी बिल्कुल वैसे ही। कितने बच्चों ने यू के साथ इज लगा रखा है, क्या गदर मचाया भाई ये है। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप ऐसे बनाओगे, बाय वट। अभी मैंने 1 मिनट पहले बोला था, 1 मिनट पहले बोला था कि सब्जेक्ट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। अब काफी बच्चों ने बीइंग इधर ही छोड़ दिया, बीइंग बच्चे मेन वर्ब के साथ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिर्फ आर आएगा, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। बीइंग बीन कुछ भी लगाना हो तो वो आगे जाएगा मेन वर्ब के साथ। काफी बच्चे क्या लिख रहे हैं, बाय वट आर बीइंग यू मेड, ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसको ध्यान रखना, बाय वट आर यू
बाय व्हाट आर यू बीइंग मेड, बाय व्हाट आर यू बीइंग मेड नर्वस। अरे आ रही है बात समझ में? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बोलो, नर्वस एडजेक्टिव है तो साथ क्यों नहीं बच्चे? इसका जब पैसिव करोगे तो दूर ही लिखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले स्ट्रक्चर के अंदर कई बार अपन दूर भी लिख देते हैं, बाद में लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला एडजेक्टिव है, इसमें पैसिव के अंदर बाद में लिख देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कैसे बना सकते हो इसको? और कैसे बना सकते हो इसको? और कैसे बना सकते हो? ऐसे, व्हाट आर यू बीइंग मेड नर्वस बाय। हाँ क्या ना? ईमानदारी से बताओ कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बीइंग लगाना भूल गए थे? ईमानदारी से बताओ कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बीइंग लगाना भूल गए थे? स्टार मार्क करके लिख लेना। कॉन्टिन्यूस टेंसेस का पैसे बनाते वक्त बच्चे बीइंग लगाना भूलते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंसेस का पैसे बनाते वक्त बच्चे अक्सर बीइंग लगाना भूल जाते हैं। इसका बना देंगे व्हाट आर यू मेड नर्वस बाय, सुनने बोलने में अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बच्चे भूलते हैं, ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां आपको अलग से बता रहा हूं जिसके अंदर आपको दिक्कत होती है। आ रही है समझ में? और कोशिश करिए बच्चे कमेंट टाइप करने की बजाय ना एक बार कॉपी पे लिखो। कमेंट में पता नहीं चलेगा, कमेंट में पता नहीं चलेगा। आप कोशिश करिए कॉपी पेन उठा लीजिए, जो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं उसके अंदर अपनी कॉपी पे बना लिया करो। ठीक है, कमेंट टाइपिंग में कुछ लिख कुछ रहे हो, दिमाग कहीं और है, वो बात बनेगी नहीं। कॉपी में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, सीख जाओगे, है ना? ये भी ठीक है ग्रामेटिकली, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। पेपर में दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन के अंदर। अक्सर क्या करेगा, ये वाला देगा नहीं, ये वाला आपको अजीब लगेगा, फिर आप गलत करके आओगे। क्लियर हो गया? चलो जी, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आ जाओ अब इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। हाँ जी, वर्ड सब्जेक्ट हो गया, सॉरी। इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखो, इसको तोड़ के दिखाओ, चलो एक बार इसको तोड़ के दिखाओ। इंटरोगेटिव के अंदर सर आप तो कह रहे थे वट आएगा तो वो वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता, हेल्पिंग वर्ब वाला, वो बनेगा कैसे? यहाँ पे वर्ड सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे वर्ड सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या कर दिया उसने? उसने क्या कर दिया था? अब यहाँ पे अगर देखोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, डूअर कौन है? कौन डूअर है? ही डूअर है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सर क्या ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस शुरू हो जाते हैं? जी खूब हो जाते हैं। क्या ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस शुरू हो जाते हैं बच्चे? खूब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस अभी आपको कराऊंगा, इसमें भी वही चीज हो रही है। सेम चीज इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर होते हुए मिलेगी आपको, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होना। अगर आपने मेरे से कोर्स किया तो जरूर देखे होंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको कराए थे, शायद एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर। इंटारोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ाते वक्त शायद मैंने इस टाइप के सेंटेंसेस आपको कराए थे। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं एक दो और भी लिख दूंगा, इसके अलावा एक दो और भी लिख दूंगा, एक बार इसकी ट्राई करो। लो पहले अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी लिख लेते हैं, एक इजी लिखते हैं। इधर देखो, अगर मैं कहूं व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर द इवेंट, क्या प्लान किया तुमने इवेंट के लिए? इवेंट के लिए तुमने क्या प्लान किया है? एक्शन क्या हो रहा है मुझे बताओ, क्या काम क्या हो रहा है? प्लान करने का काम हो रहा है। कौन प्लान कर रहा है? कौन प्लान कौन कर रहा है? यू कर रहा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया? यू हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट क्या बनेगा इसका मतलब? व्हाट क्या बनेगा इसका मतलब? ऑब्जेक्ट बनेगा। कुछ समझ में आया? और सेंटेंस देख लो। ऐसे खूब सेंटेंस लिखे जा सकते हैं बच्चे जिसमें ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ऐसे खूब सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर मैं लिखूं whom has he,
whom has he selected for this post? किसको सिलेक्ट किया उसने इस पोस्ट के लिए, किसको सिलेक्ट किया उसने इस पोस्ट के लिए? काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? सिलेक्ट करने का। कौन कर रहा है? ही। तो सब्जेक्ट भी कौन? ही। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। ये हेल्पिंग वर्ब बना, ये मेन वर्ब बना, फॉर प्रीपोजिशन है, पोस्ट इसका ऑब्जेक्ट है, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आया कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है? हाँ जी। एक और देख लो, अगर मैं लिख दूं विच बैग, विच बैग हैव यू चोजन फॉर हर? तुमने कौन सा बैग चूज किया उसके लिए? विच बैग हैव यू चोजन फॉर हर? क्या काम हो रहा है? बैग चूज करने का। कर कौन रहा है? यू। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। चोजन क्या हो गया? मेन वर्ब। फॉर प्रीपोजिशन हर इसका ऑब्जेक्ट किसने चूज किया? चूज किसने किया? हु ने। तो हु क्या बन गया? सब्जेक्ट। क्या चूज किया? बैग। तो बैग क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये विच नाउन के साथ लग रहा है इसलिए क्या बना? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब मुझे लगता है कि किसी बच्चे को इस प्रकार के सेंटेंसेस में डाउट नहीं रहा होगा कि हाँ ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाती। हाँ जी। अनु बच्चे काम करना है, मैंने ना ऊपर लिंक पिन कर रखा है, ये मैंने लिंक ऊपर जो पिन कर रखा है इस पे क्लिक करना। इसमें फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे फिल्टर लगाते हो ना, साइज एल, है ना, अच्छा प्राइस इतना, ऐसे इसमें फिल्टर लगाने का ऑप्शन आएगा, कंप्लीटेड बैचेस, अपकमिंग बैचेस, ऑनगोइंग बैचेस। इसमें कंप्लीटेड बैचेस का फिल्टर लगा देना और उनमें वोकैब टाइटल के जो बैच होंगे उन बैचेस पे चले जाना, काम खत्म। चलो जी, तो अब उसी आधार पर अपन इसको तोड़ते हैं, उसी आधार पे अपन इसको तोड़ते हैं, ठीक है। व्हाट डिड ही डू? क्या किया था उसने, क्या किया था उसने? तो ये डिड बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ही बन गया आपका सब्जेक्ट, डू बन गया मेन वर्ब, और ये व्हाट बन गया जी ऑब्जेक्ट। तो पहले अगर ये व्हाट ऑब्जेक्ट था तो इस बार सब्जेक्ट कौन बनेगा? इस बार सब्जेक्ट कौन बनेगा? व्हाट बनेगा। होता क्या, बच्चे ने ना एक दिमाग में ऐसे कर रखी थी, बच्चे का दिमाग चलता है कि जो लास्ट में लिखा हुआ शुरू में आएगा, जो शुरू में लिखा हुआ लास्ट में जाएगा, अभी वट वहीं का वहीं रह जाएगा, तो फिर बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, भाई ये क्या हो गया। अब जब इसका पैसिव लिखेंगे तो वट से शुरुआत हो जाएगी, एक्टिव में भी वट से शुरुआत हो रही है, पैसिव में वट शुरुआत हो रही है, बच्चा बावला हो जाएगा, ये क्या हो रहा है। ये वही बात समझ सकता है बच्चा जिसको ये अच्छे से पता हो कि बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और मुझे सब्जेक्ट भी बनाना है, तो उसको शुरुआत में लिखना पड़ रहा। समझ में आया? हाँ जी। तो यहाँ पे अब जो पहले ऑब्जेक्ट था वो मैंने सब्जेक्ट बना लिया वट। ये कौन सा टेंस है? डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, ये कौन सा टेंस है? दो डू की फॉर्म देख के परेशान मत हो, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला मेन वर्ब है, कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनता है? वॉज वर्ब प्लस में वी3 से बनता है। तो वॉज वर्ब वट के साथ सिंगुलर आई, वट वॉज डन, वट वॉज डन बाय हिम, क्या किया गया था उसके द्वारा? बोलो भैया, समझ में आया? इस बार वो लास्ट में बाय वाय छोड़ना वो सब स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बताना। लास्ट में बाय वगैरह छोड़ देना, इस बार वो स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? इस बार नहीं है। ध्यान रखना, वो लास्ट में बाय वगैरह छोड़ देना, वो स्ट्रक्चर सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हु या व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहे हो। स्टार मार्क करके लिख लेना, ये वाले ये जो दो स्ट्रक्चर से बनते हैं ना, जैसे इसमें ये जो दो स्ट्रक्चर से बनते हैं ये वाले, ये तभी पॉसिबल होते हैं जब हु या व्हाट सब्जेक्ट का काम करता है। अपने नोट्स जब बनाओ तो स्टार मार्क करके उसमें नोट कर दीजिएगा कि ये वाले इस टाइप के दो स्ट्रक्चर तभी बनते हैं जब हु या व्हाट सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा हो। चलो अब इसकी ट्राई करो अपने आप से। अरे मजा आ रहा है, लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है कि रट रहे हो यहाँ भी। कोशिश बच्चे मैं यही कर रहा हूँ कि सीधा सीधा रटाऊं नहीं, आपको एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल वे में समझ आए कि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और एक बात और बता दूं, ये तो बड़ा मतलब पेपर में हर क्वेश्चन, अगर वॉइस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 20 में से 16 कम से कम ऐसे होंगे जो आप 2 सेकंड में करोगे, और वो मैं आपको इसी बैच की प्रैक्टिस में दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर मेंस के सारे सवाल लूंगा, मेंस के 2020 के, 19 के, 18 के, 17 के सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी बैच में सॉल्व करा दूंगा। और बताओ, और उसमें से पर 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आप 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा रहे होगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और बोलो, ये तो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इतना सोच रहे हैं, वहां इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं सीधा, पता क्या हो रहा होगा, ये सेंटेंस आया, मैं ऐसे बोलूंगा डिड डू, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का वैसे कैसे बनता है? वॉज वर्ब प्लस में वी3। चार ऑप्शन देखो, एक में ही आ रहा होगा वॉज वर्ब प्लस में वी3। पढ़ेंगे भी नहीं हम पूरा, सीधा इसको खट 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 मारेंगे। अभी अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसलिए पूरा सेंटेंस लिखना देख रहे हैं। करो इसकी ट्राई।
इसको जब आपने ब्रेक किया तो क्या समझ में आया? काम क्या हो रहा है? वॉच करने का। कौन देख रहा है? यू। तो सब्जेक्ट भी कौन हो गया? यू। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया और ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये विच बन गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सी मूवी देखी जा रही है तुम्हारे द्वारा? तो वही दिक्कत है ना, ऐसे ऐसे तो हो नहीं पाएगा इसमें। बच्चे का दिमाग वही चलता है जो शुरू में लास्ट में पटकूंगा, जो लास्ट में उसको शुरू में ले आऊंगा। यहाँ ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ जाएगा? आपको लिखना पड़ेगा विच मूवी, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बन गया। विच मूवी वहीं का वहीं क्यों रह गया? क्योंकि पहले वो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। विच मूवी। अब ये आर वॉचिंग है, ये कौन सा टेंस है? हाँ जी, आर वॉचिंग ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव कैसे बनेगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री से बनेगा। समझ में आ रहा है ना? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री क्यों बन रहा है? क्योंकि बी की फॉर्म प्लस वी थ्री तो वैसे का वैसा लिखूंगा, और बाद में कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आएगा और बी की फॉर्म बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगी आईएनजी में। वो बेसिक क्लियर हो रहा है ना कि यही क्यों लिख रहा हूं मैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री क्यों होता है? ये बेसिक आपके माइंड में क्लियर है ना? तो यहां पे विच मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। क्लियर हो गया? चलो इसको करके दिखाओ। सोचो सोचो। अरे बनेगा शिवानी जी, कोशिश तो करो। फिफ्टी परसेंट सही बना रहे हैं, 50% गलत बना रहे हैं। वो होता ना, एक बार जैसे सेंटेंस करने दिखा दो, अब वो सारे ना विच बॉय से पंगे ले रहे हैं कि विच बॉय ऐसे कैसे रखता हूं, आगे कुछ करता हूं। विच बॉय हैज बीन ब्रोकन दिस विंडो, विच बॉय ऐसा कुछ, मतलब अरे भैया थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बताना कौन है सब्जेक्ट? कौन है सब्जेक्ट? बोलो। विंडो है सब्जेक्ट? वो नकली हो। मतलब ये पीछे वाला सेंटेंस जैसे चल रहा था, तुमने सोचा इसको भी वैसे ही टाप देता हूं। अरे भैया इसमें बॉय सब्जेक्ट है और ये विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। काम हो रहा है खिड़की तोड़ने का, काम हो रहा है खिड़की तोड़ने का। और खिड़की किसने तोड़ी? इस लड़के ने। कौन से तोड़ी है खिड़की? जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव विंडो ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? हाँ जी। तो ये विंडो इस बार सब्जेक्ट बनेगी, ना कि बॉय। और ये बॉय जाएगा बाय के साथ। अब फिर वही समस्या, अगर ऐसा लिख दूं, अगर ऐसा लिख दूं हैज दिस विंडो बीन ब्रोकन बाय विच बॉय, तो मीनिंग गलत हो जाता है। हैज दिस विंडो बीन ब्रोकन, क्या ये खिड़की तोड़ी जा चुकी है? किसके द्वारा? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकला। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, याद है वो बाय होम शुरू में लिखना पड़ता था, लास्ट में नहीं लिख सकते थे। बिल्कुल वही लॉजिक है, बिल्कुल वही लॉजिक है। तो यहां पे होगा बाय विच बॉय, बाय विच बॉय हैज दिस विंडो, हैज दिस विंडो बीन ब्रोकन। समझ में आया? छोटी छोटी गलतियां अपनी नोटिस करो कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूं। कॉपी में बनाओगे तभी समझ में आएगा, और वहां पे स्टार मार्क करके लिखना कि पेपर में गलती नहीं करनी है। एक तो काफी बच्चों को मैंने 2-3 बार बोल दिया कि बच्चे सब्जेक्ट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। कई बच्चे बीन को यहां छोड़ी आते हैं। हैज बीन दिस विंडो, वो गलती करना बंद करो। सब्जेक्ट से पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पे बीन, बीइंग, ये मेन वर्ब के साथ चिपकेंगे इस तरफ को। समझ में आया? हाँ जी। अब क्या यहाँ पे वो वाला पॉसिबल है क्या, बाय वाय लास्ट में छोड़ दें वाला? ऐसा कर दें यहाँ पे, विच बॉय हैज दिस विंडो बीन ब्रोकन बाय, ऐसा कर दें?
नहीं, क्यों ना कर दें, क्योंकि वो सिर्फ तब करना होता है जब हु या व्हाट सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहे होते हैं। अरे क्लैरिटी आ गई ना, जानबूझ के लिखा था मैंने सेंटेंस, क्योंकि 3-4 एक जैसे से देख के ना बच्चे का दिमाग फिर जाता है, वो इसको भी वही करने की कोशिश करेगा कि उसको लगेगा बॉय ऑब्जेक्ट है। अरे ये बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है। चलो अगला देखो, इसकी करो कोशिश। हाँ जी, करें ट्राई। थैंक यू देवांश, थैंक यू। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। काम क्या हो रहा है, सिलेक्ट करने का। कौन कर रहा है सिलेक्ट, आई, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन, आई, तो इसका मतलब हुम बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ये वैसा वाला है जिसमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती थी। शुड बन गया हेल्पिंग वर्ब, आई बन गया आपका सब्जेक्ट, ये नॉट बन गया आपका एडवर्ब, सिलेक्ट बन गया आपका मेन वर्ब, इन बन गया आपका प्रीपोजिशन, और टीम बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये इन द आर्टिकल। यही बात हो रही है, हाँ क्या ना। अब तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब जो बच्चे बाय होम वगैरह कर रहे हैं बच्चे, होम तो पहले ही ऑब्जेक्टिव केस है, इसको और बाय होम कर रहे हो। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनता है ना, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनता है ना, क्या कर रहे हो ये जो बाय होम बाय होम बाय होम लिखे जा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है तो बाद में सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे आ गया जी हु। यार 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, कोई गेस्ट आए, मैं ना क्लास अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे खाली। 2 मिनट का ब्रेक समझ लो इसको, 2 मिनट में वापस कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।
हाँ जी, चलो जी, अब करते हैं अपनी क्लास कंटिन्यू। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक वैसे कमरा अलग बना लिया जिससे क्लासें चलेंगी, लेकिन इसमें वो चल रहा था इन्वर्टर वाला काम। जब आपकी क्लास शुरू हुई उसके 10 मिनट बाद इलेक्ट्रिशियन गया है, तो सामने वाले पड़ोसी जो है वो आ गया। मैं बाहर, वहाँ पे जो बाहर ड्राइंग रूम टाइप का एरिया है, लिविंग एरिया जिसको बोलते हैं, मैं वहीं बैठ के क्लास लेने लग गया। अब हमारे पास उनको बिठाने के लिए जगह नहीं, तो फिर तुम्हें पता ही है ना, पति के घर में कोई इज्जत तो होती नहीं। फिर हम चुपचाप अपना उठा के ढोबरा सा ये लैपटॉप, किसे का है भाई अभी इधर, सब बोल रहे हैं ससुराल वाले आएंगे, ससुराल वाले तो इतनी दूर क्या ही लेने आएंगे। चलो जी, आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आगे अब आपको असुविधा नहीं होगी। कल मैंने इन्वर्टर यहाँ पे लगवा दिया है, तो अब इंटरनेट जाने वाला वो वाला सिस्टम जो है वो खत्म। ठीक है, स्पाइकर कह रहा है स्माइल देखकर तो लगता है साली साहिबा आई है आपकी। बताऊं क्या, सालियां मेरी सब मतलब बड़ी हैं इनसे, ये छोटी हैं सबसे, सब इनसे बड़ी हैं 5-5, 6-6 साल। मतलब रियल सिस्टर तो नहीं है, चाचे ताऊ की जो, वो सब बड़ी हैं, बच्चे हैं उनको 5-5, 7-7 साल के। ठीक, चलो आ जाओ। ठीक है, पढ़ लो। मेरे पास कितनी सालियां हैं कितनी नहीं है, मेरी मुस्कान का क्या राज है, तुम मान जाओ, पढ़ लो। ठीक, तुम अपना सिस्टम सेट कर लो, मेरा हो चुका है। चलो, तो होम शुड आई नॉट सिलेक्ट इन द टीम, होम शुड आई नॉट सिलेक्ट इन द टीम, किसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए मुझे टीम। मैंने क्या आपको क्या बोला कि होम ऑब्जेक्ट है, ये होम जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस बात है कि ये किस में चेंज होगा, ये होम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस बात है ये किसके अंदर चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। हाँ कि ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, हु में चेंज कर दिया मैंने इसको। ठीक है जी, अच्छा अब आगे आगे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव इंटरोगेटिव बनेगा, है ना। तो हु आगे क्या लिखें, इस बार हु से पहले आपको लगाने की जरूरत नहीं। इस बार हु से पहले वॉज, वो देखो हु सब्जेक्ट है, फिर भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने वाला जो फंडा है ये हु या वट पर अप्लाई नहीं होता, तो हु के बाद ही लिखोगे अब आप हेल्पिंग वर्ब और जो भी मेन वर्ब वगैरह आपको लिखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब पहले क्या थी, शुड, तो इसमें शुड में तो कोई चेंज आता नहीं है, मॉडल तो वैसे का वैसा रहता है, मॉडल तो वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हु शुड नॉट। अब यहाँ पे जो सिलेक्ट है जरा चलो मैं इसको भी वैसे करके दिखाता हूँ, जैसे बाकियों करता था ना, इसको भी वैसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आई पहले सब्जेक्ट था तो ये बाय मी बन गया, आई पहले सब्जेक्ट था तो बाय मी बन गया। ठीक है, अब ये बाय मी आप चाहो तो इन द टीम से पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, बाद में थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है लास्ट में पटकना है। बाय मी को मैं लास्ट में लिख लेता हूँ और ये इन द टीम को पहले लिख लेता हूँ। ठीक, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि पैसिव बनाने के लिए V3 तो आपको लिखना पड़ेगा। लो मैंने सिलेक्टेड यहाँ पे लिख दिया, V3 तो मैंने पटक दिया, लिख दिया और हम भूल गए इसको। V3 हमने लिख दिया और ये हम भूल गए, सिलेक्टेड इन द टीम बाय मी। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो कि ये जो शुड नॉट आपने लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो। जो शुड नॉट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आपको वही स्ट्रक्चर बनाना जो पहले था। पहले क्या स्ट्रक्चर था, शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो फिर मैंने शुड लिख दिया। और बी की बेस फॉर्म क्या होती है, बी होती है, और ये नॉट पहले था तो नॉट बाद में भी रखना पड़ेगा। लो जी, पैसिव तैयार। हु शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम बाय मी। बाय मी अगर ये यहां होता तो भी ठीक होता, लास्ट में है तो भी ठीक है, दोनों जगह आप इसको रख सकते हो, लेकिन अक्सर आपको लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा। अरे आई कुछ क्लैरिटी समझ में आया कि दोबारा बताऊं इस सेंटेंस को। हाँ जी, अगला सेंटेंस देखो, अगला तो पॉजिटिव वर्ब का हो गया। एक बार तुम इसी को दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, लोग शुरू से करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, ये पता है बीच में जानबूझ के मैंने इस टाइप का डाला था। अगर ये सारा ऐसे चलता रहता ना, इस टाइप का होता तो तुम एक फटाक से उसको भी कर देते। ये जानबूझ के मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, देखो इसमें क्या हुआ, ये जितने सेंटेंस थे अगर तुमने देखा हो, इन सब के अंदर मैंने क्या किया, ये यहां से शुरू हुए थे, ये सारे ऐसे सेंटेंस मैंने लिखे जिसमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही, 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 ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही। अब जानबूझ के बीच में मैंने एक लिख दिया जिसमें सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही थी। है ये इजी, अगर ये मैं पहले डाल देता ना तुम सब कर देते, जानबूझ के मैंने बीच में डाल दिया, तो इस वजह से 50% बच्चों का ये गलत हो गया। अब वो जो फ्लो टूट गया उसकी वजह से तुम्हें ये भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कुछ नहीं, ये सारा वही वाला था जैसे ऑब्जेक्ट से शुरुआत होने वाले जितने सारे सेंटेंस थे।
अब इसके अंदर ये शुड हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, नॉट एडवर्ब है, सिलेक्ट मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ये whom जो है ये ऑब्जेक्ट है, जैसे पहले थे बिल्कुल वही है, ये जैसे पहले थे बिल्कुल वही है। कहानी आ रही है समझ में? तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने होम का हु कर दिया, ठीक। जो सब्जेक्ट था वो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मैंने बाय मी लिख दिया। ये इन द टीम जो पहले फ्रेज था ये बाद में भी मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो मैंने इन द टीम लिख दिया। अब यहां पे शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैंने V3 लिख दिया, क्योंकि पैसे में V3 तो लिखना ही पड़ेगा। और जो पहले स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर बाद में बनाना होता है बी की फॉर्म की मदद से। तो मैंने शुड लिखा, मॉडल में कोई चेंज नहीं आएगा। और बी की बेस फॉर्म क्या होती है? बी होती है, लो जी। और ये नॉट पहले लिखा होता तो बाद में भी लिखना पड़ेगा, हु शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम बाय मी, हु शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम बाय मी, हु शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम बाय मी। हु शुडंट बी सिलेक्टेड बाय मी इन द टीम भी लिख सकते हो, और बाय मी को लास्ट में भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। अक्सर लास्ट में लिखना प्रेफर किया जाता है। चलो अब इसकी कोशिश करते हैं। जो मेरे ये वाले बैच के बच्चे ना, जो शाम को 4 से 6 अभी जो थ्योरी वाला बैच चल रहा है जिसमें एडजेक्टिव चैप्टर कल कंप्लीट हुआ है, वो वाले बैच के जो बच्चे, मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ सेंटेंसेस जो है वो समझ नहीं आएंगे, ये उनमें से एक है। ये कुछ सेंटेंसेस जो है आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है। कॉजेटिव वर्ब उम्मीद करता हूं कि आपने एडवांस वर्ब के अंदर पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं हल्का सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। आपने उसमें 2 स्ट्रक्चर देखे होंगे। सबसे पहले उसके अंदर आता है सब्जेक्ट यानी एजेंट, उसके बाद एक स्ट्रक्चर में यहां पे आता है मेक या हैव, और एक स्ट्रक्चर में यहां पे आता है गेट या हैव। कॉजेटिव वर्ब लगाए जाते हैं जब काम खुद ना करके किसी और से कराया जाए, काम खुद नहीं करके किसी और से कराने के लिए। और यहाँ पे जो चीज लिखते हो सारा उसी का गेम होता है। यहाँ पे वैसे ये कहने को ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर ये रियल डूअर है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ पे रियल डूअर है जो काम रियलिटी में कर रहा है, क्योंकि ये तो करवाने वाला है। अगर यहाँ पे डूअर लिख रहे हो तो आगे बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू का इन्फिनिटिव। और अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप लिखते हो ये रिसीवर होता है काम का, अगर ये काम का रिसीवर होता है तो यहाँ पे फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल आपको 1-2 देकर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मुझे कहना है कि माँ ने मुझसे कमरा साफ कराया, मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ कराया, तो पहले मैंने लिखा माई मदर, फिर मेक या हैव में से लिखूंगा, V2 में पास्ट में लिख लेता हूं, मेड या हैड लिख लेता हूं। माई मदर मेड या हैड, उसके बाद मैंने लिखा मी। अब यहाँ पे ये मैं कमरा साफ करने का डूअर हूं या बेयर इन्फिनिटिव आएगा, यानी विदाउट टू का इन्फिनिटिव आएगा। माई मदर मेड मी क्लीन द रूम। ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है एक्शन को कॉज करना, खुद एक्शन ना करना, किसी और से कराना। ऐसे ही अगर मान लो मैं रिसीवर लिखना चाहूं, जैसे आई, पहले मैंने लिखा आई, उसके बाद मैंने लिखा गॉट माई कार, मैंने मेरी कार रिपेयर कराई। गाड़ी किसको रिपेयर नहीं करेगी, गाड़ी रिपेयर करी जाएगी। अगर आप रिसीवर लिखोगे तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल लिखोगे, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर कराई। आगे लिखना चाहो बाय द मैकेनिक तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो, नहीं बताना चाहो तो छोड़ दो। ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं कॉजेटिव वर्ब। जिन्होंने पहले एडवांस वर्ब चैप्टर पढ़ रखा उनको तो देखो सब याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा डोंट वरी, जब आपका हो जाएगा आपको भी और क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए। डज ही मेक यू क्लीन द रूम, क्या वो तुमसे कमरा साफ कराता है। डज ही मेक यू क्लीन द रूम, क्या वो तुमसे कमरा साफ कराता है। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, मेक क्या, मेन वर्ब, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लीन क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, क्लीन क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ये रूम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। थोड़ा अब इसका पैसिव बनाना जरा समझने की कोशिश करिएगा। इतनी बात तो क्लियर है कि ही जो है बाय हिम में चेंज हो जाएगा, और जो यू ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हाँ क्या ना। और अगर पहले इंटरोगेटिव था तो बाद में भी इंटरोगेटिव बनेगा। ये 3-4 बातें तो देखो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनिट है। डू डज के साथ वर्ब की बेस हुई तो प्रेजेंट डेफिनिट है, तो क्या पैसिव बनेगा इसका। डू डज के साथ वर्ब की बेस हुई तो प्रेजेंट डेफिनिट है। पैसिव कैसे बनेगा इसका, इज एम आर प्लस V3 से बनेगा। और बाद में यू सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिख दूं, आर यू। इतनी बात समझ में आती है, आर यू, फिर V3 लिख दूं, आर यू मेड। अब जरा समझना, पहले आ रहा था यहाँ बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव अगर आपने एडवांस और मुझसे पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि बेयर इन्फिनिटिव यहाँ क्यों आता है, क्योंकि ये बेयर इन्फिनिटिव यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है। और बेयर इन्फिनिटिव से जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम में लिया जाता है तो अपने सेमी वर्ब वाले एक्शन खो देता है, इसलिए इसको विदाउट टू का लिखते हैं। लेकिन अब तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लिखा यहाँ, इसके पहले ऑब्जेक्ट था तो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इससे पहले मेड वर्ब के बाद लिख रहे हो उसको, तो ये फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। टू क्लीन, स्टार मार्क करके नीचे लिखिएगा। और मैं फिर बता रहा हूं, जो 4 से 6 वाले बच्चे हैं परेशान मत होना। एक आध सेंटेंस अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो घबरा मत जाना, ओ माय गॉड एक्टिव पैसिव तो कितना मुश्किल है। अगर एडवांस वर्ब आपने पढ़ रखा होता तो आपको ये बिल्कुल टुच्चा लग रहा होता। स्टार मार्क करके क्या लिखना है, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव करते समय बेयर इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव वर्ब का पैसिव करते समय बेयर इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था तो बेयर में था, अब नहीं कर रहा तो फुल में आ जाएगा।
तो आर यू मेड टू क्लीन द रूम, आर यू मेड टू क्लीन द रूम बाय हिम, आर यू मेड टू क्लीन द रूम बाय हिम। क्लियर हुआ? अब ये वाला तुम खुद करके दिखाओ। सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डिट्टो, सब कुछ सेम है, बस ये जो मैंने अभी बताया उसी की प्रैक्टिस है। अपने आप से करो जरा ट्राई। हाँ जी, will you make him sign the contract, will you make him sign the contract? will you make him sign the contract? अब यहां पे अगर तुम क्या तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे? क्या तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे? विल हेल्पिंग वर्ब है, ये यू आपका सब्जेक्ट है, मेक क्या है? मेन वर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, साइन क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है, साइन क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनिटिव है। इतनी बात समझ में आती है? तो पहले जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, पहला पॉइंट। पहले जो ऑब्जेक्ट था ये हिम जो था ये ही में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात, ये यू बाय यू में चेंज चला जाएगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट, अब यहां पे विल मेक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? विल प्लस बी प्लस वी थ्री से बनेगा। अच्छा, एक्टिव इंटारोगेटिव है तो पैसिव इंटारोगेटिव बनेगा, विल जो है ही से पहले जाएगा। ये चार पांच बातें क्लियर है? अगर ये सारी बातें क्लियर है तो देखो पैसे बनाना आसान है। सबसे पहले मैंने इंटारोगेटिव रखने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब रख ली, फिर जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया विल ही, हाँ क्या ना, विल ही। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा? विल के बाद वर्ब की बेस आएगी, विल ही बी मेड, हाँ क्या ना। अब यहां पे ये बेयर इन्फिनिटिव था, अब तो ये बेयर इन्फिनिटिव में नहीं रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम तो इस बार कर नहीं रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करा तो ये फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पे टू साइन हो जाएगा। अच्छा, टू साइन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर यहां पे क्या लिख देंगे? बाय यू। बोलो भैया, समझ में आया? हाँ जी, चलो जी, इसको देख लो। आज एक काम करते हैं, आज इंटारोगेटिव तक की रखते हैं। मैं सोच के आया था आज इंपैरेटिव और लेट वाले सेंटेंस भी करा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा हैवी हो जाएगा, फिर थोड़ा हैवी हो जाएगा। आज की क्लास के लास्ट सेंटेंस ही रखते हैं अपन। और एक चीज और बता रहा हूं बच्चे, देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है? बच्चे होते हैं दो टाइप के। एक टाइप का बच्चा क्या होता है, अगर मान लो उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या सोचेगा? यार शायद मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शायद मेरे को इसलिए समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करूंगा, शुरुआत से सारा लेक्चर में एक बार दोबारा देख लूंगा, फिर शायद मेरे को क्लैरिटी आ जाएगी, नोट्स वोट्स बनाऊंगा तब क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरे टाइप का बच्चा क्या सोचता है? पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव वर्ब, पता नहीं क्या बोले जा रहा है, राम जाने, इसका तो कुछ ना समझ में आता। इसका लेक्चर छोड़, एक बढ़िया सी मैडम का लेक्चर देखेंगे, ठीक है? तो आपकी मर्जी बच्चे, आपको कौन सा बच्चा बनना है, ठीक? आप डिसाइड करिए अपना अपने हिसाब से कि आपको कौन सी साइड पे जाना है। मेरा काम है पढ़ाना, और मैं ओपन चैलेंज किसी और चैप्टर के लिए मैं कभी नहीं लेता, लेकिन वॉइस नरेशन का ओपन चैलेंज दे रहा हूं। ये 15 क्लास लगा लो और एक भी प्रीवियस ईयर गलत हो जाए तो अमन वशिष्ठ यही, इस पे आइए, करिए कोशिश। थैंक यू राजीव भाई, थैंक यू। हर्षित का कहना है इन्फिनेटिव का पैसिव क्यों नहीं हुआ? कैसे बनाओगे हर्षित? करो ट्राई एक बार, क्या लिख देंगे उसका पैसिव? ये जो पीछे सेंटेंस गया क्या लिख देंगे? करो कोशिश, कैसे बनाओगे? पहले तुम बनाना, फिर मुझे बताना, ठीक है?
हाउ कैन वी शिफ्ट दिस सोफा टू द अदर रूम, ठीक है। अब कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, शिफ्ट मेन वर्ब है और सोफा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो अब बाद में कौन सब्जेक्ट बनेगा, सोफा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक। और दूसरी बात ये कैन मॉडल इससे पहले आएगा क्योंकि एक्टिव इंटरोगेटिव हो तो पैसिव इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। हाउ दिस सोफा कैन बी शिफ्टेड जिसने बनाया गलत है, हाउ दिस सोफा कैन बी शिफ्टेड जिसने बनाया है गलत है, ठीक है। कैन मॉडल, अब ध्यान रखना कैन वैन को इस बीच में मत चेंज कर देना यार, कहीं कैन मॉडल ही उड़ा दो। कैन के साथ तो बी की फॉर्म लगाएंगे ना, ये हाउ एडवर्ब की तरह से काम करता है, हाउ एडवर्ब की तरह से काम करता है तो इसके वर्ब के साथ ही रख लेंगे। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना कैसे बनेगा। हाउ कैन दिस सोफा, हाउ कैन दिस सोफा बी शिफ्टेड, हाउ कैन दिस सोफा बी शिफ्टेड टू द अदर रूम, टू द अदर रूम बाय अस। समझ में आया। ये इजी वाला था, ये बिल्कुल इजी वाला था, ठीक है। कैन मॉडल वगैरह बच्चे मॉडल चेंज नहीं होते ना, कैन को कुड में करना है वो नरेशन में होता है, वो मत कर देना, ना कैन को इसमें कर देना, मॉडल वैसे के वैसे रखना। उम्मीद करता हूं कि क्लास समझ आई होगी। जिन भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है एक बार 2x स्पीड पे दोबारा देख दिया, क्वेश्चन मार्क आएगा बच्चे, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो 2x स्पीड पे एक बार दोबारा देख दिया करो। ये देखो 1-1.25 घंटे का लेक्चर है मैक्सिमम, ऐसा तो है नहीं कि पूरा लेक्चर ही नहीं समझ में आएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कोई 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, उसको 2x स्पीड पे दोबारा देखोगे तो 7 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 7 मिनट खर्च करके प्योर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करिए बच्चे इस पे पकड़ बनाने की। अभी अपनी 2:30 मेरी जो क्लासेस होती है एक बार फिर से बता रहा हूँ, फ्री क्लास होती है 2:30 to 3:30 में। इसमें मैं आपको क्या कराता हूँ, प्रीवियस ईयर सीजीएल, सीपीओ, स्टैनो, इन सबसे मिलकर कुछ बैंक क्लर्क के भी क्वेश्चन डाल लेता हूँ, कई बार सीडीएस के भी क्वेश्चन डाल लेता हूँ, इन सबसे मिलकर सेट तैयार कराता हूँ, जिसके अंदर आपको मैं 60 मिनट्स में लगभग 50 क्वेश्चन कराता हूँ, 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कराता होता हूँ मैं आपको। ये फ्री क्लास होती है, कभी स्पेशल क्लास होती है जी, कभी मेरे चैनल पे होती है, कभी अनअकैडमी स्पेशल पे होती है। आज ये अनअकैडमी स्पेशल पे, जनरली अनअकैडमी स्पेशल पे होती है। अच्छा, ये जो आप बैच देख रहे हैं 12:30 to 2 वाला, ये वाले टाइम पे जनरली वोकैब या प्रैक्टिस के बैच आते हैं मेरे। अभी फिलहाल ये वॉइस नरेशन मेंस आगे था, इसलिए डिमांड थी बच्चों की तो मैंने लॉन्च कर दिया। अदरवाइज ये वाला टाइमिंग मेरा वोकैब या प्रैक्टिस बैचेस का टाइमिंग रहा करेगा। और 4 to 6 वाला जो है, 4 to 6 वाला जो है, ये वाला जो है, ये बेसिकली मेरा ग्रामर बैचेस का टाइमिंग है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चैप्टर इसमें पढ़ाए जाते हैं। प्रैक्टिस का नया बैच आएगा 5 मई को, आपका ये बैच खत्म होगा उसके बाद 5 मई को प्रैक्टिस का नया बैच आएगा, ग्रामर का नया बैच आएगा 25 मई को, ठीक। तो जो भी इंटरेस्टेड हो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, ABS10 मेरा कोड है, ठीक है जी। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, जो प्रैक्टिस क्लास में इस वाली क्लास में आते हैं वो भी आधे घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट भाई।